नमस्कार, उम्मीद है आप सभी ठीक होंगे। आज ये चौथा पार्ट रहने वाला है वैदिक कल्चर का। हम लोग वैदिक कल्चर पढ़ रहे हैं और ये वैदिक काल, वैदिक संस्कृति का फोर्थ पार्ट रहेगा। हम लोग इससे पहले वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति और उसका विकास देख चुके हैं। वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति देख चुके हैं। वैदिक काल में हम लोग धर्म को देख चुके हैं। वैदिक काल की राजनीतिक व्यवस्था को हम लोग देख चुके हैं। प्रशासनिक इकाई वहाँ पर क्या थी, सेना का स्वरूप वहाँ पर कैसा था, हम इन सब चीज़ों को पिछले पार्ट्स में देख चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो आप पहले वो वाली क्लासेस कर लीजिए, उसके बाद अगर आप ये क्लास लेंगे तो आप इस क्लासेस को बेहतर से समझ पाएंगे, वैदिक काल को बेहतर से समझ पाएंगे। आज जो हमें देखना है, हमें वैदिक काल में अर्थव्यवस्था को देखना है। और अर्थव्यवस्था हमने कई पार्टों में बांटी है, कई भागों में उसको बांटा है। जैसे वैदिक काल में पशुपालन कैसा था, कृषि कैसी थी, वहाँ का शिल्प कैसा था, व्यापार कैसा था, नगरीकरण कैसा था, क्या वहाँ पर कोई मुद्रा थी या मुद्रा का विकास वहाँ पर हो रहा है, या वहाँ पे हमें आरंभिक साक्ष्य मुद्रा के दिखते हैं, या फिर वहाँ पे व्यापार या वाणिज्य जो होता था, अगर होता था तो किस प्रकार से होता था। तो हम इन सब चीज़ों को देखेंगे। हम लोग पहले ऋग्वैदिक काल में अर्थव्यवस्था देखेंगे, यानी 1500 से 1000 बीसी में हम लोग पहले अर्थव्यवस्था देखेंगे, वो ऋग्वैदिक काल में, कि ऋग्वेद में हमें क्या क्या, ऋग्वेद जो हमें मिला है, ऋग्वैदिक काल को जानने का जो साहित्य है, हमें उसमें अर्थव्यवस्था के बारे में क्या क्या मिलता है। उसके बाद उत्तर वैदिक काल में, यानी लेटर वैदिक जो लिटरेरी सोर्सेज हैं, हमें वहाँ पर अर्थव्यवस्था के बारे में क्या क्या जानने को मिलता है। उसके बाद हम लोगों को इंडस वैली सिविलाइजेशन और वैदिक कल्चर में डिफ्रेंशिएट भी करना है। हमें उसमें देखना है क्या एक रूपता थी, क्या समानता थी, क्या निरंतरता थी। तो अगर हम वैदिक काल का अर्थव्यवस्था देखें, और उसमें भी ऋग्वैदिक काल अर्थव्यवस्था अगर हम लोग देखें, तो पहले ये बात आप समझिए कि जो ऋग्वैदिक काल के जो आर्य थे वो मुख्यतः खानाबदोश थे, घुमंतु थे और पशुचारी नेचर के थे। यानी उनका जो मुख्य पेशा होगा, ऐसा मान लीजिए, वो पशुचारी नेचर के थे। वो जानवरों को पालते थे, जानवर रखते थे। वो कौन कौन से जानवर रखते थे, उन जानवरों का क्या महत्व हम देखेंगे। फिलहाल इस बात को बहुत अच्छे से समझिए कि वो खानाबदोश हैं, घुमंतु हैं और पशुचारक हैं, यानी पशुओं को रखते हैं वो। और उनमें भी सबसे महत्वपूर्ण जो पशु होगा वो होगा उनके लिए गाय, क्योंकि गाय से रिलेटेड हमें कई शब्द जैसे गविष्टि, गोधुली, गोपति, हमें जैसे शब्द वहाँ मिलते हैं, जिससे हम ये अंदाज़ा लगाते हैं कि उनके लिए गाय बहुत महत्वपूर्ण रहेगी। हालांकि ऋग्वेद में 176 बार हमें गाय शब्द का उल्लेख मिलता है, और इसी वजह से सर्वाधिक महत्वपूर्ण पशु जो हो जाता है वो वहां पर गाय हो जाता है। तो ऋग्वैदिक आर्य मुख्यतः पशुचारी थे। ये घुमंतु और अर्ध खाना बदोश थे, यानी सेमी नोमैडिक इनको बोलते हैं। और इनका जो जीवन व्यापन करने का तरीका था, ये घुमंतु किस्म का था, यानी एक जगह से दूसरी जगह पे घूम घूम कर अपना जीवन किस्म करते थे। स्थायी किस्म के लोग नहीं थे। ऋग्वेद में अनेक पशुओं, खासकर गाय, घोड़ा और बैल का हमें अत्यधिक जिक्र मिलता है, और गाय का 176 बार हमें जिक्र मिलता है। और ऋग्वैदिक साक्ष्यों से हमें पता चलता है कि गाय सबसे महत्वपूर्ण थी, जिसमें गविष्टि यानी युद्ध के लिए वो नाम प्रयुक्त होता है। गविष्टि का मतलब युद्ध, गोधुली का मतलब समय, और गोपति का मतलब होता है राजा। घोड़े का भी महत्व वहां पर अधिक रहेगा, क्योंकि आप जानते ही हैं कि आर्यों के लिए रथ, तीलीदार रथ जो थे, यानी तीली वाली पहिए वाले जो रथ थे, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और वो रथ किससे चलाएंगे, घोड़ों से ही रथ चलाए जाएंगे। तो घोड़े भी उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण थे, क्योंकि युद्ध में घोड़े एक अच्छी भूमिका निभाएंगे, क्योंकि घोड़े तेज चलते हैं। और इसीलिए उनका जो नेचर था आर्यों का, वो योद्धा किस्म का नेचर था। इसी वजह से उनके लिए हम उत्तर वैदिक काल में देखेंगे कि जब वो लोहे की खोज भी कर लेंगे, तो उनके लिए कृषि के औजार बनाने से ज़्यादा आसान होगा अस्त्र और शस्त्र बनाना लोहे के। इसीलिए हमें जो पुरातात्विक साक्ष्य मिलते हैं आर्य से जुड़े हुए, वो हमें कृषि के ना होकर मुख्यतः बहुत सारे साक्ष्य जो मिलते हैं वो हमें मिलते हैं हथियार जैसे लोहे के जो बने हुए थे। अगर हम लोग कृषि के क्षेत्र में देखें, तो इस काल में यानी ऋग्वैदिक काल में कृषि पशुपालन की अपेक्षा कम महत्वपूर्ण थी। अब कम महत्वपूर्ण इसीलिए थी क्योंकि पहली चीज तो हमने वहां देखा कि जो मुखिया था उसको स्वेच्छा से बलि दी जा रही है, और बलियों में वो क्या ले जाते होंगे, फसल ले जाते होंगे, थोड़ा बहुत कुछ ले जाते होंगे। थोड़ा एक बंदा, एक
कोई कुल ले गया, थोड़ा एक कुल ले गया, यानी कुछ परिवार ले गए, कुछ परिवार ले गए, तो इसी तरीके से मुखिया का पेट भर जाता होगा। लेकिन उत्तर वैदिक काल में इसको बाध्यकारी बनाया जाएगा। अब जब बाध्यकारी बनाया जाएगा तो लोगों को फोर्स किया जाएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा फसल उगाएं। और एक काम वहाँ पर ये भी हो गया कि वहाँ लोहा मिल गया है, तो लोहा वहाँ मिल गया है, तो इसी वजह से अब उनको फोर्स किया जाएगा कि कृषि ज़्यादा होगा, क्योंकि राजा को, मुखिया को कहीं ना कहीं ये पता है कि लोहे से कृषि अच्छी होती है, लोहे के हल से कृषि अच्छी और उपजाऊ होती है, तो इसीलिए वो फोर्स करेगा ज़्यादा से ज़्यादा अन्न उपजाने के लिए। इसीलिए यहाँ का समाज ज़्यादा कृषि पर निर्भर होगा। हालांकि ऋग्वैदिक काल से ज़्यादा कृषि ये करेंगे, लेकिन फिर भी मुख्य व्यवसाय उत्तर वैदिक काल में भी कृषि वाला नहीं रहेगा उनका, वो अभी हम देखेंगे। फिलहाल ये कि ऋग्वैदिक काल में कृषि जो थी वो पशुपालन की अपेक्षा कम महत्वपूर्ण थी, और इस बात के हमें साक्ष्य जो मिलते हैं वो ये कि ऋग्वेद में केवल एक ही फसल यव अथवा धान्य की हमें चर्चा मिलती है, और वो ये जो यव है इसकी जो पहचान हुई है ये जौ के रूप में हुई है, यानी हमें केवल जौ के ही उपजाने के वहां पर साक्ष्य मिलते हैं ऋग्वैदिक काल में। ऋग्वेद से प्राप्त कुछ विवरण कृषि गतिविधियों की ओर संकेत करते हैं, जैसे कुछ नाम हमें वहां मिले हैं, जैसे खाद्य का नाम हमें वहां मिला है करिशु, हमें हल का वहां नाम मिला है लागल, और ऋग्वैदिक आर्य जो थे लकड़ी के हल का प्रयोग करते थे। कौन से हलों का? लकड़ी के हलों का। ऋग्वैदिक साक्ष्यों से बीजों की बुआई, फसलों की कटाई आदि के भी हमें सीमित ही साक्ष्य मिले हैं, जबकि ये साक्ष्य हमें उत्तर वैदिक काल में अधिक मिलेंगे। सिंचाई के प्राकृतिक साधन जैसे वर्षा, नदी, तालाब आदि थे, यानी जो सिंचाई वो लोग कर रहे हैं वो केवल या तो वर्षा पर निर्भर है, या नदी पर निर्भर है, या तालाबों पर निर्भर है। अपनी किसी भी प्रकार की कृत्रिम वो जलाशय या कृत्रिम सिंचाई का साधन वो कुछ भी नहीं बना पाए। ऋग्वैदिक काल में शिल्प कैसा था, अर्थव्यवस्था में शिल्प कैसा था? तो इस काल में हमें निम्नलिखित शिल्प गतिविधियों के प्रमाण मिलते हैं। चमड़े का कर्म यानी लेदर क्राफ्ट जिसको बोलते हैं, चर्म शिल्प के नाम से। धातु शिल्प परंपरा, ऋग्वेद में हमें सुवर्ण का जिक्र मिलता है जिससे सोने का अनुमान लगाया जाता है, और हमें अयस यानी तांबा और कांस्य का इससे अनुमान लगाया जाता है, और यही अयस हमें उत्तर वैदिक काल में भी मिलेगा, लेकिन वो होगा श्याम अयस और कृष्ण अयस, जिसको लोहे से जोड़ा जाता है। यहाँ पर ऋग्वैदिक काल में जो हमें अयस मिल रहा है ये तांबा और कांसा, कंफ्यूज नहीं होना है। ऋग्वैदिक काल का अयस तांबा कांसा, उत्तर वैदिक काल का जो अयस है वो कृष्ण अयस या फिर श्याम अयस है, जिसका मतलब होता है लोहा। ऋग्वेद में चांदी व लोहे का उल्लेख नहीं मिलता है। लकड़ी की शिल्पकारी ऋग्वैदिक काल में बढ़ईगिरी का प्रचलन था, रथों का निर्माण आदि किया जाता था, और बुनाई का कार्य भी किया जाता था। क्योंकि लकड़ी का जो रथ बनाए जा रहे हैं वो लकड़ी के बनाए जा रहे हैं, तो इससे साफ पता लग रहा है कि लकड़ी का यहाँ यानी कि वहाँ बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, और लकड़ी के हल भी हमें मिले हैं, और बुनाई का काम भी वहां पर होता था। अब ऋग्वैदिक काल में व्यापार कैसा था? तो ऋग्वैदिक काल में व्यापारिक गतिविधियां की जो है हमें बहुत सीमित जानकारी मिलती है। ऋग्वेद में हमें पणि नामक एक व्यापारी की चर्चा मिलती है, और ये जो पणि नाम का व्यापारी है ये अंदाजा लगाया जाता है कि ये गैर आर्य रहा होगा, और आर्यों से वस्तुओं का आदान प्रदान करते थे। कई बार आर्यों के पशु भी चुरा लेते थे, तो परी समुदाय भी पशुओं की चोरी करता था। इसका भी वर्णन ऋग्वेद में है, जिसमें सर्वाधिक गाय की चोरी का वर्णन मिलता है। ऋग्वेद में गायों के लिए अष्टकनी शब्द का प्रयोग होता है। तो कई बार ऐसा पता लगता है ऋग्वेद में इसके भी प्रमाण है कि जो पणि थे ये क्या करते थे, आर्यों की गायों को चुरा लिया करते थे। और व्यापार सच एज हमें जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन में एक बाह्य व्यापार, आंतरिक व्यापार की जैसे हमें व्यापकता देखने को मिलती है, इस काल में वो नगण्य है। शून्य के बराबर हम लोग कह सकते हैं कि विदेशी व्यापार नहीं हो रहा है, आंतरिक व्यापार भी बहुत सीमित हो रहा है, यानी ये एक तरीके से अगर कहें तो हम ग्रामीण कल्चर ही था। ऋग्वैदिक काल में मुद्रा कैसी थी? तो ऋग्वैदिक काल में मुद्रा नहीं थी, और वस्तु विनिमय प्रणाली वहां पर थी, और वस्तु विनिमय जो प्रणाली थी वो मुख्यतः गाय से निभाई जाती थी, यानी गाय जो थी वस्तु विनिमय का एक बहुत अच्छा साधन था। दूसरा हमें मिलता है निष्क नाम की एक हमें स्वर्ण ढेर
वहां पर एक, ये मुद्रा तो नहीं है, स्वर्ण ढेर मतलब ढेर आप समझ ही रहे हैं, कोई सोने जैसा उसको गलाकर कुछ पत्थर जैसा बना लिया, उसको तोल कर या जैसे भी करके उससे वस्तु विनिमय करते थे। विनिमय के साधन दो ही थे, यानी गाय और ये जिसको स्वर्ण ढेर बोलते हैं। अब नगरीकरण यहाँ पर कैसा था, अर्थव्यवस्था का ही टॉपिक है नगरीकरण। तो नगरीकरण यहाँ पर जो था, ऋग्वैदिक कालीन अर्थव्यवस्था जो थी ये पशुचारी थी और अत्यंत सीमित कृषि वाली ये परंपरा थी। यहाँ पर उद्योग और व्यापार बहुत सीमित था। यहाँ किसी नगर की कल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि जब ये सब चीजें ही सीमित है तो नगर की कल्पना तो हम कर ही नहीं सकते। और यही कारण है कि ऋग्वेद में हमें पुर अथवा दुर्गों की तो चर्चा मिलती है, किंतु नगर की चर्चा हमें नहीं मिलती है। अब ये पुर और नगर, वही मैंने आपको बताया था, इंद्र पुरंदर जो नगरों को ध्वस्त करने वाले का जिक्र हमें मिलता है। तो पुर की चर्चा मिलती है हमें, दुर्गों की चर्चा मिलती है, लेकिन नगर की सचैस हमें चर्चा नहीं मिलती है। ऋग्वैदिक फेज में हमने अर्थव्यवस्था को देखा, पशुपालन, कृषि, शिल्प, व्यापार, मुद्रा और नगरीकरण। तो पशुपालन वहां पे मुख्यतः पशुचारी किस्म के थे, कबीलाई थे, घुमंतु थे। वहां पर गाय का, घोड़े का, बैल का बहुत ज्यादा वहां पर महत्व है। कृषि में हमने देख लिया कि कृषि जो है वहां इतनी अधिक नहीं थी, वहां मुख्यतः पशुपालन ही था, हमें सिर्फ जौ का जिक्र मिलता है। उसके बाद हमने शिल्प में देख लिया, चर्म शिल्प वहां पे हमें मिलता है, स्वर्ण का जिक्र हमें वहां मिलता है, यानी सोने का जिक्र हमें मिलता है, हमें अयस यानी तांबे और कांसे का हमें जिक्र मिलता है। बुनाई का हमें वहां पे जिक्र मिलता है, बुनाई के कार्य वहां होते थे। लकड़ी शिल्प वहां पर बहुत आयत से होता था, क्योंकि रथ बनाए जाते थे। व्यापार में हमें ऐसी कोई बड़े प्रमाण नहीं मिलते कि वहां व्यापार होता था, फिर भी पड़ी नाम का व्यापारी हमें वहां मिलता है। मुद्रा वहां पे नहीं थी, मुद्रा सिर्फ मुद्रा का जो स्टार्टिंग फेस है विनिमय वाला वहां पर था, यानी वस्तु विनिमय, बाटा सिस्टम वहां पर था। और उसमें गाय और निष्क, गाय तो आप समझ ही रहे हैं, उसको बेचकर या उसको बदली में कुछ सामान ले लिया जाता होगा, और निष्क सोने का ढेर कुछ पत्थर जैसा गलाकर वो बना लेते थे। और नगरीकरण वहां पर नहीं था, क्योंकि जब वहां पर अर्थव्यवस्था अच्छी नहीं है, पशुचारण वो करते हैं, खाना बदोश घुमंतु हैं, सीमित कृषि कर पा रहे हैं, तो नगरीकरण वहां पर नहीं होगा। अब इसी के बाद 1000 से 600 बीसी तक हमें उत्तर वैदिक काल जो देखने को मिलेगा, उसमें जो अर्थव्यवस्था है वो थोड़ी सी भिन्न है। ऐसा नहीं है कि वहां पर बहुत ज्यादा ऐसे चेंजेस हमें देखने को मिलेंगे कि हम नगरीकरण की या हम एकदम उसे क्रांति की परिभाषा दे देंगे, ऐसा नहीं है। थोड़े बहुत चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। वो चेंजेस क्या थे, तो उत्तर वैदिक काल में जो पशुपालन था उसका महत्व थोड़ा सा कम हो गया था कृषि की अपेक्षा, क्योंकि अब यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर लोहा मिल गया। अब लोहे के मिलने से पहली चीज तो कि लोहा कृषि में भी क्रांति लाएगा, लोहे से गहरी जुताई होती है, आप जानते ही हैं लोहा कितना अच्छा होता है कृषि के लिए। दूसरा, वो उस लोहे का प्रयोग युद्धों में भी करेंगे, और जब युद्धों में करेंगे तो थोड़ा बहुत सेना का कॉन्सेप्ट वहां पर हल्का बहुत स्टार्टिंग फेज में शुरू हो जाएगा। कृषि में अब यहाँ पर अधिशेष होगा, और जब कृषि में अधिशेष होगा तो राजा कर जैसी या फिर जबरदस्ती कर लगाएगा, कर को बाध्यकारी करेगा और ज्यादा से ज्यादा कर जमा करना शुरू करेगा, धान्य जमा करना शुरू करेगा ज्यादा, और अपनी सेना को स्थायी बनाने की प्रक्रिया वो चालू करेगा। तो उत्तर वैदिक काल में ये जानते रहे कि कृषि ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगी पशुपालन की अपेक्षा। तो उत्तर वैदिक काल में जो पशुपालन है उसकी महत्वता कम हो जाएगी। उसका महत्व इसलिए कम हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर कृषि का विस्तार ज्यादा होगा। अब कृषि का विस्तार इसलिए होगा क्योंकि यहाँ क्या मिल गया है, लोहा। और लोहा एक ऐसी खोज है जिससे कृषि पहली तो गहरी होगी, कृषि अधिशेष होगा, और कृषि अधिशेष ही लीड करेगा किस में, उस मुखिया को, यानी वो जो जनस्य गोपा है उसको एक राजा बनने के लिए लीड करेगा। और जब वो राजा बनने की प्रक्रिया में होगा तो वो कर को बाध्यकारी बनाएगा, यानी वो बलि जो पहले स्वेच्छा से दी जा रही है उस बलि को बाध्यकारी बनाएगा, और बाध्यकारी करने के क्रम में वो ज्यादा से ज्यादा धन धान्य वो जमा करेगा और अपनी स्थायी सेना की एक प्रक्रिया, यानी हमें स्टार्टिंग फेज यहाँ से देखना शुरू हो जाएगा। तो पशुपालन में यहाँ जानते रहिए कि पशुपालन यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, हालांकि यहाँ पर भी जानवरों के जिक्र हमें मिलते हैं, लेकिन यहाँ क्योंकि हमें जानवरों की अपेक्षा कृषि के कई ऐसे प्रमाण मिलते हैं, वो क्या है वो अभी हम देखेंगे, इसलिए पशुपालन यहाँ पर इतना महत्व नहीं था।
कृषि जो थी, उत्तर वैदिक काल में कृषि गतिविधियों में पर्याप्त विस्तार हुआ, जिसके साक्ष्य हमें उत्तर वैदिक साहित्यों से प्राप्त होते हैं। अब ये उत्तर वैदिक साहित्य आप समझ रहे हैं ना, जब मैं बोलता हूँ ऋग्वैदिक काल, तो ऋग्वैदिक काल में मुख्यतः ऋग्वेद हमें वहाँ का जो साहित्य है यानी लिटरेरी सोर्स जो है ऋग्वैदिक काल का ऋग्वेद है, और बाद में यजुर्वेद, सामवेद, अर्थववेद, उपनिषद और अन्य जो कई संहिताएं हमें मिलेंगी वो हमें जानकारी देते हैं लेटर वैदिक पीरियड की। तो ये जो उत्तर वैदिक साहित्य से जो हम बोलते हैं, तो उत्तर वैदिक साहित्य का मतलब है ऋग, सामवेद, यजुर्वेद, अर्थववेद, उपनिषद आदि। कृषि गतिविधियों में विस्तार के कारण जो थे वो ये थे कि आर्यों का गंगा यमुना दोआब की ओर विस्तार हुआ। क्यों विस्तार हो रहा है? लोहा मिलने से वो गंगा यमुना दोआब की तरफ बढ़े, और उससे पहले भी हमें यमुना और गंगा का जिक्र मिलता है, लेकिन गंगा के पश्चिमी क्षेत्र तक वो सीमित थे। तो जब गंगा यमुना का दोआब हमें उसका जिक्र मिल रहा है, तो दोआब वाला जो क्षेत्र होता है वो बहुत ज्यादा अच्छा होता है, उपजाऊ होता है। तो इसीलिए ये पहला साक्ष्य हो गया। और दूसरा, लोहे का प्रयोग का प्रचलन, यानी लोहे के प्रयोग अब वहां पे बहुत अच्छे से हो रहा है, जिससे कृषि अधिशेष और जंगलों की सफाई में भी लोहा बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। लेकिन मैं आपको जैसा कि पहले बता चुका हूं कि इस फेज में भी कृषि इतनी ज्यादा नहीं होगी कि क्रांति हो जाएगी। इसके बाद वाले काल में जब हम पोस्ट वैदिक पीरियड पढ़ेंगे, यानी वैदिकोत्तर पीरियड जब हम पढ़ेंगे, वैदिकोत्तर काल के बारे में हम पढ़ेंगे, वहां हम देखेंगे कि कितने बड़े पैमाने पर एक तरीके से नगरीय क्रांति हम उसको संज्ञा में लाएंगे। और यहाँ पर उल्लेखनीय है कि इस काल में लोहे के कृषि उपकरणों की अपेक्षा युद्ध के युद्धास्त्रों की ज्यादा महत्वता थी। यानी लोहे के युद्ध के अस्त्र ज्यादा बनाए जा रहे हैं, अस्त्र और शस्त्र ज्यादा बनाए जा रहे हैं, हथियार ज्यादा बनाए जा रहे हैं, तलवारें, भाला आदि ज्यादा बनाया जा रहा है। हमें लोहे के कृषि के उपकरण बहुत कम मिलते हैं। तो यहाँ पर कृषि के उपकरण की अपेक्षा में युद्ध के युद्धास्त्रों की हमें अत्यधिक साक्ष्य उपलब्ध है। हालांकि कुछ कृषि उपकरण जैसे हसिया, कुदाल के हमें साक्ष्य मिलते हैं, किंतु हलों में प्रयुक्त लोहे के फाल आदि के साक्ष्य हमें नहीं मिलते हैं। फलस्वरूप इतिहासकारों का ऐसा मानना है कि इस काल में लोहे की भूमिका राजनीतिक और सैन्य क्षेत्र में अधिक थी तथा आर्थिक क्षेत्र में कम रही होगी। लोहे से जंगलों की सफाई में भी मदद मिली होगी। कृषि गतिविधियों के विस्तार में कई साक्ष्य हमें दिखाई देते हैं, जैसे इस काल में हमें फसलों की संख्या में पर्याप्त वृद्धि दिखाई देती है। यानी ऋग्वैदिक काल में हमें कौन सी फसल मिल रही है? सिर्फ एक, जौ। अब इस काल में हमें गेहूं, चावल, गन्ना और कई दलहनी फसलों के भी साक्ष्य मिलते हैं। जैसे गेहूं को गोधूम, चावल को ब्रीही और गन्ना इक्षु के नाम से जाना जाता था, और कई दलहनी फसलें भी हमें यहाँ मिल रही हैं। सतपथ ब्राह्मण से हमें जुताई, बुआई, कटाई आदि के साक्ष्य मिलते हैं। यानी इसका एक विस्तृत उल्लेख सतपथ ब्राह्मण में है। जो एक प्रक्रिया होती है ना, जुताई, बुआई, गुड़ाई, नराई, कटाई आदि जैसे हमें शब्द मिलते हैं, जिससे हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि उत्तर वैदिक काल में कृषि जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। कठ उपनिषद में हमें 24 बैलों द्वारा खेती किए जाने के साक्ष्य मिलते हैं, और तो और राजा जनक द्वारा सतपथ ब्राह्मण में हमें हल चलाने के भी साक्ष्य मिल रहे हैं। अब राजा जब हल चला रहा है तो उससे दो चीज हो सकती हैं। या तो राजा इसलिए हल चला रहा है, जैसे आज भी पब्लिक स्टंट्स करते हैं कई नेता हो गए या फिर कोई फिल्म एक्टर्स हो गए, वो इस तरीके से करते हैं, कभी गरीबों को खाना खिलाते हैं या रोडों पे झाड़ू मारते हुए आपको दिख जाएंगे इस तरीके से। तो या तो हम ये अंदाजा निकाल सकते हैं कि राजा जनक इसलिए हल चला रहे हैं, क्या पता वो समाज में एक अच्छा उदाहरण पेश करना चाहते हो कि देखो, जब राजा होकर मैं हल चला सकता हूँ, मैं कृषि कर सकता हूँ, तो यानी मोटिवेशन का काम वो कर रहे हैं, तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते। और हमें जिक्र मिलते हैं ज्यादा से ज्यादा अन्न उपजाने के, और अन्न ही ब्रह्म है। तैत्तिरीय उपनिषद से हमें ऐसे साक्ष्य मिलते हैं।
तो हो सकता है इन सब चीज़ों का जो प्रभाव है वो हो कि राजा जनक हल चलाकर दिखा रहे हैं। तो 2 अंदाजे लगा सकते हैं। हालाँकि आपको दूसरा वाला अंदाजे पर ज़्यादा भरोसा करना और एग्ज़ाम में भी वही लिखना है। पहला अंदाज़ा तो ये कि हो सकता है वो एक स्टंट हो, यानी दिखाने के लिए कि देखो मैं राजा हूँ, मैं समतामूलक समाज का निर्माण करना चाहता हूँ, सच है। लेकिन दूसरी बात कि जब राजा हल चला रहा है या राजा खेती कर रहा है, तो खेती कितनी इम्पोर्टेंट होगी वहाँ पर। ये खेती की इम्पोर्टेंस को दिखाता है कि वहाँ पर कितनी खेती महत्वपूर्ण हो जाती है ऐसी जगह पर जब राजा खेती कर रहा है। तो शतपथ ब्राह्मण में हमें पहला जुताई, बुआई, नराई, गुड़ाई और कटाई के हमें साक्ष्य मिलते हैं। राजा जनक द्वारा हमें हल चलाने के साक्ष्य मिलते हैं। कठ उपनिषद में हमें 24 बैलों द्वारा खेती की जाने के साक्ष्य मिलते हैं, यानी या तो वो खेत बहुत बड़ा होगा, और तैत्तिरीय उपनिषद में हमें अन्न ही ब्रह्म है, इसीलिए ज्यादा से ज्यादा अन्न उपजाओ, ऐसे हमें साक्ष्य मिलते हैं। और अर्थववेद में पहली बार नहरों का हमें उल्लेख मिलता है। ये तो हुई कृषि की बात। अब उत्तर वैदिक काल में शिल्प की हमें क्या उल्लेख मिलते हैं? तो ऋग्वैदिक काल में प्रचलित शिल्प परंपरा यहाँ निरंतर रही। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य शिल्प उनमें वृद्धि हुई और वो स्थापित हुए। जैसे चांदी का उल्लेख यहाँ हमें मिलता है, लोहे का उल्लेख मैं बता चुका हूँ, श्याम अयस्क और कृष्ण अयस्क के नाम से यहाँ पर लोहे का जिक्र मिलता है। और ऋग्वैदिक काल में हमें अयस्क का मतलब क्या निकालना है? तांबा, कांसा। और उत्तर वैदिक काल में हमें अयस यानी कृष्ण अयस का मतलब, अगर पूरा उत्तर वैदिक काल में अगर आपसे पूछ लिया एग्जाम में प्री में अगर ये क्वेश्चन आता है पूरा उत्तर वैदिक, तो उत्तर वैदिक में हमें बोलना है कि अयस का मतलब, आपको ऑप्शंस दिखने, अगर वहां पर अयस का मतलब तांबा कौमा लोहा कौमा कांसा लिखा है तो आपको उसको टिक करना है। अगर वहां लोहा लिखा है तो भी टिक करना है। लोहा, तांबा, कांसा अगर ऐसे लिखा है तो उन तीनों को भी टिक करना है। और अगर वो पूछा ऋग्वैदिक काल में अयस का मतलब, तो ऋग्वैदिक काल में तांबा और कांसा, और उत्तर वैदिक काल में कृष्ण अयस, श्याम अयस। अगर सिर्फ अयस भी पूछ ले तो भी आप उत्तर वैदिक काल में अयस का मतलब लोहा ही निकालेंगे। तो वहां पर कृष्ण अयस और श्याम अयस का उल्लेख हमें मिलता है उत्तर वैदिक काल में लोहे के रूप में। उसके बाद शीशे का हमें वहां पे कुछ वस्तुएं के साक्ष्य मिले हैं पुरातात्विक साक्ष्यों में। मृदभान जो है PGW पेंटेड ग्रेवियर, वहां पर यानी चित्रित धूसर मृदभान जो है वो वहां पर प्रयोग किया जाता था, और इसका जो प्रचलन था वो बहुत विस्तृत रूप से होता था। उत्तर वैदिक साहित्य वाजसनेयी संहिता में हमें विभिन्न प्रकार के शिल्पों का वर्णन प्राप्त है। उत्तर वैदिक लिटरेचर ये रहा। तो उत्तर वैदिक काल में हमने शिल्प समझा। उत्तर वैदिक काल में व्यापार कैसा था? व्यापारिक गतिविधियों में अपेक्षाकृत वृद्धि हुई है। उत्तर वैदिक साहित्य से हमें गढ़, संघ, श्रेष्ठी जैसे शब्दों का विवरण मिलता है। और ये जो है गढ़, संघ, श्रेष्ठी यानी श्रेष्ठी, ये क्या है? ये है व्यापारिक संघ। क्या है ये? हमें व्यापारिक संघ के रूप में देखने को मिलते हैं। अब जब व्यापारियों का संघ होगा तो उससे जायज सी बात है कि व्यापार वहां पर ज्यादा है। और इस ही वाजसनेयी संहिता में हमें जलपोतों के भी उल्लेख मिलते हैं। कुसीदिन एक शब्द हमें मिलता है और इसका जो मतलब निकाला जाता है, ये निकाला जाता है इससे उधार देने वाले से, यानी लोन जो देता था उसको कुसीदीन बोलते थे। कुसीदीन। अब जब लोन देने का कॉन्सेप्ट है तो इसका मतलब लोग या तो खेती करने के लिए लोन ले रहे हैं या व्यापार करने के लिए उधार ले रहे हैं। तो यहाँ पर व्यापार की हमें जो बारे में पता चलता है वो इन तरीके से, यानी व्यापार के बारे में हमें गण, संघ, श्रेष्ठी के बारे में पता चलता है जो व्यापारियों का संघ था। हमें वाजसनेयी संहिता से ही जलपोतों का भी उल्लेख मिलता है, कुसीदीन का उल्लेख मिलता है। इसके बाद हमें मुद्रा देखनी है उत्तर वैदिक काल में। तो उत्तर वैदिक काल में मुद्रा का प्रचलन नहीं हुआ। यहाँ भी निष्क जैसी और गाय ही
प्रचलन में थी, लेकिन कुछ और चीजों का यानी उत्तर वैदिक साहित्य में हमें कृष्णल, शतमान, पाद जैसी हमें कुछ इकाइयां मिलती हैं जो कि वस्तु विनिमय में प्रयोग हो रही थी। विनिमय के साधन के रूप में निष्क, कृष्णल, शतमान, पाद, ये एक तरीके से मुद्रा ही वहां कह लीजिए, लेकिन नियमित मुद्रा वहां पर किसी भी प्रकार की नहीं थी। नगरीकरण उत्तर वैदिक काल में जो था, तैत्रीय अरण्यक में नगर शब्द तो आया है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि वहां पर प्रॉपर नगरीकरण हो चुका था। और उत्तर वैदिक काल में जो नगरीकरण की जो प्रक्रिया थी वो विकसित हो गई है, ऐसा भी हम नहीं मान सकते। हाँ, हम ये मान सकते हैं कि आरंभिक शुरुआती यानी बेस बिल्कुल जिसको बोलते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर भी कई पकी ईंटों के प्रमाण मिलते हैं। तो और इस काल के अंत तक हमें हस्तिनापुर, कौशाम्बी जैसे प्रोटो सिटीज हमें यानी आद्य नगर हमें यहाँ दिखते हैं। अब ये प्रोटो सिटीज जो है, तो इस शब्द से तो आप परिचित हैं ही। तो जो ये है सिटीज, प्रोटो सिटीज मतलब प्रॉपर सिटीज बनने से पहले की अवस्था, आद्य नगर, नगर बसने से पहले की अवस्था, प्रोटो सिटीज। तो हमें यहाँ पर हस्तिनापुर जैसी, कौशाम्बी जैसे प्रोटो नगर या प्रोटो अर्बन साइट्स हमें मिलते हैं, इनके हमें पुरातात्विक साक्ष्य मिलते हैं। और आगे चलकर वैदिकोत्तर काल में हमें नगरीकरण की प्रक्रिया दिखाई देगी, जब नगरीकरण के लिए उपयुक्त पृष्ठभूमि मौजूद या तैयार होगी। अब वो पृष्ठभूमि कब तैयार होगी वो हम लोगों को देखना है वैदिकोत्तर काल में, यानी पोस्ट वैदिक पीरियड में जब हम लोग इसको देखेंगे। तो हमने ऋग्वैदिक काल में और उत्तर वैदिक काल में अंतर किया। ऋग्वैदिक काल में अर्थव्यवस्था में शिल्प कैसा था, वहां पे पशु पालन कैसा था, वहां पे कृषि कैसी थी, वहां पे नगरीकरण कैसा था, वहां पे मुद्रा कैसी थी, वहां पे व्यापार कैसा था। और हमने उत्तर वैदिक काल में भी देखा कि वहां पर व्यापार कैसा है, वहां पे नगरीकरण कैसा है, वहां पे कृषि कैसी है, वहां पे अर्थव्यवस्था में ये सब चीजें हमने देख ली। अब इसमें आप अंतर करते रहिएगा कि क्या अंतर ऋग्वैदिक काल में है और क्या नई चीज उत्तर वैदिक काल में ऐड हो रही है। तो अब हमें ऋग्वैदिक काल में और लेटर वैदिक काल में कुछ अंतरों को देखना है। उससे पहले एक प्रश्न है, और वो प्रश्न ये है कि वैदिक काल में लोकतांत्रिक तत्वों को रेखांकित करिए। वैदिक काल में तो जब यहाँ पे पूछ रहे हैं ना वैदिक काल, तो वैदिक काल में जब पूछ रहे हैं तो पहला तो हमें 1500 से कहां तक देखना है, वैदिक काल 600 तक। अब ये पूरे वैदिक काल में हमें लोकतांत्रिक तत्व बताने कि क्या यहाँ पे लोकतांत्रिक तत्व थे या नहीं थे। तो लोकतांत्रिक तत्व मौजूद थे। पहला, सभा समिति जो अपने मुखिया को चुनते थे। और जब सभा और समिति अपने मुखिया को चुन रहे हैं तो चुनने की प्रक्रिया यानी मत यानी वोट, तो जो ये वोट है ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया का ही एक भाग है। तो लोकतांत्रिक तत्व वहां पर कुछ मौजूद थे, लेकिन वहां पर लोकतांत्रिक तत्व गैर मौजूद भी थे। जैसे महिलाओं की कई जगहों पे हमें उल्लेख नहीं मिल रहा, महिला मुखिया हमें वहां नहीं मिल रही है। तो जब महिला मुखिया नहीं मिल रही तो लोकतांत्रिक तत्व वहां पे गैर मौजूद है। तो इसका जो उत्तर लिखना है वो बहुत संतुलित वे में लिखना है। हम इससे पहले पढ़ चुके हैं कि वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति क्या थी, यानी ऋग्वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति, वर्ण व्यवस्था की स्थिति हम पढ़ चुके हैं, और हम व्यापार ये सब चीजें देख चुके हैं। हम लोग उत्तर वैदिक काल में व्यापार, महिलाओं की स्थिति और वर्ण व्यवस्था को हम लोग देख चुके हैं, धर्म को हम लोग देख चुके हैं। तो इन्हीं के आधार पर इसका उत्तर तैयार होगा। उसके बाद दूसरा जो प्रश्न है वो ये कि पूर्व वैदिक समाज के समतावादी स्वरूप में उत्तर वैदिक काल के दौरान किस प्रकार के परिवर्तन हुए। यानी पूर्व वैदिक समाज के इगैलिटेरियन स्वरूप में उत्तर वैदिक काल के दौरान किस प्रकार के परिवर्तन हुए, यानी उत्तर वैदिक जो काल है उसमें किस तरीके के परिवर्तन हो रहे हैं समतावादी स्वरूप में। यानी अगर ऋग्वैदिक काल जो है वो समतावादी है। कैसे समतावादी है? सभा समिति, महिलाओं को कर्म बहुत ज्यादा अत्यधिक
जटिल कर्मकांड न होने की वजह से महिलाओं का उपनयन संस्कार वहाँ पे हो रहा है। लेकिन उत्तर वैदिक काल में ये सब हमें वहाँ पर नहीं दिखता है। उपनयन संस्कार वहाँ बंद कर दिया है, शूद्रों की बहुत बुरी स्थिति वहाँ पर है, और प्रॉपर तरीके से जाति व्यवस्था तो हम नहीं बोलेंगे, लेकिन वर्ण व्यवस्था का कठोर रूप हमें वहाँ देखने को मिलता है। जबकि वर्ण व्यवस्था ऋग्वैदिक काल में हमें कैसी देखने को मिल रही है? ऋग्वैदिक काल में हमें वर्ण व्यवस्था लचीली देखने को मिल रही है, कोई भी व्यवसाय कोई भी चुन सकता था और वो उसी वर्ण का हो जाता था। लेकिन उत्तर वैदिक काल में हमें ये नहीं देखने को मिलता है। तो इसका उत्तर इस तरीके से हम लोग लिखेंगे। अब ऋग्वैदिक काल में और लेटर वैदिक काल में इन दोनों प्रश्न, यानी पहला लोकतांत्रिक तत्व, दूसरा पूर्व वैदिक समाज में समतावादी स्वरूप में उत्तर वैदिक काल के दौरान किस प्रकार के परिवर्तन हुए, इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, ये एक बार देख लीजिए। तो पहला, ऋग्वैदिक काल में कबीले का मुखिया या प्रधान का चुनाव होता था। मैंने बताया आपको कि मत होते थे, यानी चुनाव होता था। और लेटर वैदिक काल में धीरे धीरे मुखिया या प्रधान का निर्णय वंशानुगत आधार पर होने लगेगा। ऋग्वैदिक काल में विभिन्न प्रकार की संस्थाओं जैसे सभा, समिति आदि का हमें अस्तित्व दिखता है, और ये संस्थाएं धीरे धीरे पतनशील हो जाएंगी। कहां पर? लेटर वैदिक काल में। संसाधनों का हमें पुनर्वितरण दिखता है, और पुनर्वितरण कहाँ दिखता है? जब वो लूट कर कर, यानी वो युद्ध करके लूट कर किसी कबीले को आते थे, तो वो उन सब सामानों को बांटते थे आपस में। कौन? ऋग्वैदिक काल के आर्य। लेकिन संसाधनों का एक बड़े हिस्से पर मुखिया द्वारा नियंत्रण का प्रयास किया जाएगा, और वो किससे लगाएगा? वो कर जो लगाएगा ना, जो बाध्यकारी कर, और लूट का जो सामान ला रहा है उस पर भी जो कर लगाएगा, वो अपने पास ज्यादा से ज्यादा रखना चाहेगा। उत्तर वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति में व्यापक अधिकार हमें देखने को मिलते हैं। कई देवियों के हमें वहां जिक्र मिलते हैं। ऋग्वैदिक काल में महिलाएं सभा समिति का हिस्सा हुआ करती थी, हमें ऐसे भी जिक्र मिलते हैं। मगर महिलाओं की स्थिति उत्तर वैदिक काल में पतनशील थी। लचीला सामाजिक विभाजन, वर्ण व्यवस्था का लचीला स्वरूप था ऋग्वैदिक काल में, और लेटर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था का लचीला स्वरूप धीरे धीरे कठोरता की ओर अग्रसर होगा, और बाद में ये बहुत कठोर हो जाएगा, जिसके फलस्वरूप या विरोध की आवाज में कुछ नए धर्मों की उत्पत्ति होगी। ऋग्वैदिक काल में हमें राजा के मंत्री परिषद का ऐसा कोई बहुत बड़ा जिक्र नहीं मिलता, हालांकि पुरोहित, सेनानी, इस तरीके के हमें शब्द मिलते हैं। लेकिन हमें लेटर वैदिक काल में रत्निनों की उपस्थिति मिलती है, और रत्निनों में भी कुछ खास लोग होते थे जिनको एक अत्यधिक या बहुत ज्यादा ताकत उन्हें मिली होती थी। तो ये हमने देख लिया कि क्या लोकतांत्रिक तत्व वहां मौजूद थे, और हमने उन दोनों को डिफ्रेंशिएट भी कर लिया ऋग्वैदिक काल में और लेटर वैदिक काल में। अब उत्तर वैदिक काल और ऋग्वैदिक काल जो है, इसके कुछ महत्व तत्व हैं, या कह लीजिए कि इसकी कुछ विरासत है, जिसको अगर आप समझ लेंगे, या की पॉइंट्स, की नोट्स इसको बोलेंगे हम लोग। तो ये जो की नोट्स है, अगर आप इसको समझेंगे, अपने मन में मोटा मोटी रखिएगा कि उत्तर वैदिक काल में आर्थिक क्षेत्र कैसा था, दर्शन के क्षेत्र में उत्तर वैदिक आर्य कैसे थे, सामाजिक क्षेत्र में कैसे थे, धार्मिक क्षेत्र में कैसे थे, क्या वहां पे भाषा और साहित्य कोई था, क्या वहां पे संगीत कला किसी प्रकार की थी, या राजनीतिक क्षेत्र में वो कैसे थे, और विज्ञान तकनीकी क्षेत्र में कैसे थे, कला के क्षेत्र में वो कैसे थे। तो यहाँ पर कुछ की पॉइंट्स है, उनको नोट कर लीजिए। ये आपको एक मोटा मोटी अगर प्रश्न इस तरीके से आता है, तो इन सब चीजों को की फ्रेम और इनको मिला जुला कर आप लिख सकते हैं। तो सामाजिक क्षेत्र में हमें क्या देखने को मिलता है? वहां वर्ण व्यवस्था देखने को मिलती है, आश्रम व्यवस्था हमें देखने को मिलती है। अब वर्ण व्यवस्था सिर्फ ऋग्वैदिक काल का आएगा तो वो भी आपने जान लिया, सिर्फ उत्तर वैदिक काल का आएगा तो वो भी हमने जान लिया। ये जो हम पूरा देख रहे हैं, हम वैदिक काल में देख रहे हैं, तो वैदिक काल में ऋग्वैदिक काल भी आएगा और उत्तर वैदिक काल भी आएगा। तो वैदिक काल में सामाजिक क्षेत्र में वर्ण व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था, गोत्र व्यवस्था, संस्कार व्यवस्था, संस्कार वही 16 संस्कार जिसमें से उपनयन संस्कार बंद कर दिया। और गोत्र आप जानते ही होंगे, हालांकि इसके बारे में आप जाके गूगल पे पढ़ लीजिए, फिर भी मैं आपको यहाँ हिंट दे देता हूँ। गोत्र शब्द जो है वो गाय से निकला है, और पिछले समय में यानी आर्यों के समय में ऐसा हुआ करता था कि एक कबीले के लोग अपनी गाय को एक खास जगह पर बांधते थे, या ऐसे मान लीजिए एक ऋषि के पास बांधते थे। उस ऋषि का जो नाम हुआ करता था वो उनका गोत्र हो जाता, यानी 20 लोगों की गाय एक जन के पास जमा है, एक व्यक्ति के पास जमा है,
उस व्यक्ति का जो नाम हो जाएगा वही इन 20 लोगों का गोत्र हो जाएगा। तो यानी ये एक गोत्र के लोग हैं। ऐसे दूसरे 20 लोग होंगे, वो दूसरे गोत्र में यानी दूसरे ऋषि के पास अपनी गाय बांध रहे होंगे। तो इस तरीके का संदर्भ ये है। धार्मिक क्षेत्र में देवी देवताओं को हमें बताना होगा। कर्मकांड यदि कोई थे तो हमें बताना होगा। पुजारी वर्ग ऋग्वैदिक काल में जो था और उत्तर वैदिक काल में वो कैसे ताकतवर हो रहा है, इसके बारे में हमें बताना है। प्राकृतिक शक्तियों की पूजा वो किस प्रकार से कर रहे हैं। ऋत का यहाँ बहुत जरूरी जिक्र करें। वरुण, जो हमने बताया कि ऋत बहुत महत्वपूर्ण था, यानी वरुण जो देवता थे वो बहुत महत्वपूर्ण थे। हालांकि इंद्र जो है वो युद्ध के देवता और वर्षा के देवता हैं, लेकिन ऋत एक ऐसी चीज है जो बहुत इफेक्टिव आपके आंसर में दिखेगी। दर्शन के क्षेत्र में उपनिषदों का दर्शन हमें बताना है। समस्त भारतीय दर्शन की आधारशिला यही है। तो उपनिषद जो हैं, यानी उपनिषद वो जरूरी हो जाएंगे जिन पे आदि गुरु शंकराचार्य ने अपनी कमेंट्री करी है, वो उपनिषद जरूरी हो जाएंगे। अब उपनिषद क्या है? एक सिंप्लीफिकेशन है संहिताओं का। संहिताओं को बहुत सिंप्लीफाई करके अपनी वर्डिंग, अपनी कमेंट्री आदि गुरु शंकराचार्य ने करी है, वो जो उपनिषद है वो जरूरी हो जाएंगे। भाषा एवं साहित्य के क्षेत्र में संस्कृत भाषा वो बोलते थे। विशाल वैदिक साहित्य भारतीय साहित्य की महान धरोहर है, यानी जो वैदिक साहित्य है ये भारतीय साहित्य की महान धरोहर है, जितने भी वैदिक साहित्य हैं। अब वो वैदिक साहित्य ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अर्थववेद, ये सब चीजें। वैदिक साहित्य में विभिन्न सूक्तों से हमें उत्कृष्ट प्रकार के काव्य शैली के उदाहरण मिलते हैं, यानी कविताएं लिखने की जो शैली है वो हमें विभिन्न प्रकार के वैदिक साहित्यों में जो सूक्त हैं, तो ऋग्वेद में भी कई सूक्त हैं, उन सूक्तों के माध्यम से हमारी काव्य शैली जो है वो बहुत इंप्रूव हुई है, और जो काव्य शैली का बेस है वो वहीं से बनता चला आया है। विज्ञान एवं तकनीक के क्षेत्र में ज्यामिति का ज्ञान, और ये जो ज्यामिति थी यानी ज्योमेट्री थी, इसका जो ज्ञान है वो कहाँ यूज होता होगा? रथ बनाने में, यज्ञ वो कर रहे हैं तो यज्ञ जो है वो चौकोर होना चाहिए, किस तरीके का होना चाहिए, इस प्रकार से। धातु प्रौद्योगिकी का हमें वहां पे ज्ञान पता लगता है क्योंकि लोहा वहां मिला है। दूसरा, अंक माला का ज्ञान। संगीत कला, आप जानते हैं कि सामवेद भारतीय संगीत पर आरंभिक ग्रंथ है, यानी हमने पढ़ा था कि सामवेद में जो ऋग्वेद में लिखे कर्मकांड, बाद में यजुर्वेद में लिखे कर्मकांड, और ये जो सबकी जो व्याख्या या इन सब चीजों का संगीत रूप में यानी म्यूजिकल वे में जो लिखा गया है वो कहाँ लिखा गया है? सामवेद में। तो जो सामवेद है ये भारतीय संगीत पर आरंभिक ग्रंथ इसको माना जाता है, और ऐसा मानते हैं कि यहीं से बाकी हमारे क्लासिकल म्यूजिक निकल के आते हैं। कला के क्षेत्र में यानी नाट्य कला, ऋग्वेद में कई संवाद सूक्त हमें उनका विकास मिलता है। जैसे हमें याज्ञवल्क्य और गार्गी का संवाद हमें मिलता है, तो ये एक नाटक फॉर्म में होता है ना, एक डायलॉग कोई बोल रहा है, एक डायलॉग कोई बोल रहा है, एक डायलॉग कोई बोल रहा है, एक डायलॉग दूसरा बोल रहा है। तो ये हमें संवाद सूक्त का विकास हमें नाट्य कला हमें वैदिक काल में देखने को मिलती है। राजनीतिक क्षेत्र में राजतंत्र तथा नौकरशाही का आरंभिक रूप इसी काल में विकसित होता हुआ हमें दिखाई देगा। अब नौकरशाही और राजतंत्र का कौन सा रूप है आप समझ ही रहे हैं। सबसे छोटी इकाई कुल, फिर हमें ग्राम, विश्व, जनपद, महाजनपद देखने को मिलेंगे। महाजनपदों से हमें आगे वाले समय में साम्राज्य देखने को मिलेंगे, बड़े बड़े साम्राज्य हमें देखने को मिलेंगे। तो जो स्थापना करी गई है वो राजतंत्र और नौकरशाही की इसी उत्तर वैदिक और ऋग्वैदिक काल से हमें यानी पूरे वैदिक काल से देखने को हमें मिल जाती है। तो ये जो था अभी हमने देख लिया पूरा लगभग उत्तर वैदिक काल, ऋग्वैदिक काल और पूरा वैदिक काल, दोनों को मिलाकर भी हमने देख लिया, दोनों को इंडिविजुअल भी हमने देख लिया। अब जो हमें देखना है वो हमें तुलना करनी है पूरी वैदिक एज की इंडस वैली सिविलाइजेशन से। कुछ हम लोग संदर्भ लेंगे यानी कुछ पॉइंट्स लेंगे, उन पॉइंट्स में देखेंगे कि क्या ये इंडस वैली में था, इंडस वैली में क्या था और वैदिक एज में क्या था। तो जैसे हम लोग काल, भौगोलिक विस्तार, स्थापक स्वरूप, आर्थिक क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्र, धार्मिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र, वैज्ञानिक या तकनीकी क्षेत्र,
दृष्टिकोण कैसा था, लेखन कला व लिपि, ऐसी हम लोग चीजें देखेंगे। तो जो काल था इंडस वैली सिविलाइजेशन का, वो मोटा मोटी 2600 से 1750 का है। ये एग्जैक्ट है 2600 से 1750, लेकिन जब पढ़ने के क्रम में हम लोग 2500 से 1500 वो देखते हैं, तो आपने कई बार नोटिस किया होगा कि मैं 2500 से 1500 बोल रहा था, वो पढ़ने के क्रम में ऐसा माना जाता है। तो 2600 से 1750 एग्जैक्ट इंडस वैली सिविलाइजेशन का टाइम है, और वैदिक कल्चर का 1500 से 600 बीसी हमें समयकाल देखने को मिलता है। भौगोलिक विस्तार क्या था? भौगोलिक विस्तार सिंधु वाला क्षेत्र था इंडस वैली सिविलाइजेशन के लिए। इंडस की नदियां जितनी भी है, सिंध क्षेत्र वाला सारा रीजन, वो इंडस वैली सिविलाइजेशन का भौगोलिक विस्तार वहां तक था। और वैदिक एज का जो विस्तार था वो सप्त सैंधव क्षेत्र, हरियाणा पंजाब वाला क्षेत्र, गंगा यमुना दोआब वाला क्षेत्र, नर्मदा और विंध्यांचल के क्षेत्र जो है, इसमें इनका भौगोलिक विस्तार था। संस्थापक इनके कौन थे? इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो संस्थापक थे वो मिक्स थे, यानी भूमध्य सागरीय लोग, मंगोलाइट लोग, अल्पाइन लोग और प्रोटो एस्ट्रोलॉइड लोग थे। जबकि वैदिक एज यानी वैदिक काल में जो संस्थापक है वो आर्य हैं। कौन? जो मध्य एशिया से ईरान आए और ईरान की एक शाखा भारत में प्रवेश करती है, सब सैंधव वाले क्षेत्र में प्रवेश करती है। स्वरूप इनका कैसा था? तो इंडस वैली सिविलाइजेशन का स्वरूप नगरीय था, और वैदिक एज का जो स्वरूप था वो कबीलाई था, और बाद में अर्ध नगरीय हो गया उत्तर वैदिक काल के अंत तक, क्योंकि हमें वहां प्रोटो जो साइट्स है, यानी प्रोटो नगर हमें वहां देखने को, प्रोटो सिटीज हमें वहां देखने को मिली। आर्थिक क्षेत्र कैसा था? तो जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो आर्थिक क्षेत्र था वो पशुपालन मुख्य उनका था, कृषि वो लोग करते थे, अधिशेष पे आधारित, कृषि अधिशेष पे आधारित उनकी अर्थव्यवस्था थी। उद्योग व्यापार तो उनका बहुत विस्तृत था, आंतरिक व्यापार करते थे, बाहरी व्यापार करते थे, इंटरनेशनल ट्रेड भी वो करते थे, समुद्रों से पार, यानी वो ट्रेड करते थे। मेसोपोटामिया, मिस्र, यहाँ से भी व्यापारी आते थे, क्योंकि वो हमने देखा ना मकान तट वाला, जो हमने देखा था मिस्र से जो व्यापारी वगैरह आते थे। इंडस वैली सिविलाइजेशन वाली क्लास अगर आपने नहीं ली है तो वो जरूर से ले लें। तो इसमें व्यापार बहुत अधिक होता था इंडस वैली सिविलाइजेशन में, लेकिन वैदिक एज में व्यापार हमें देखने को नहीं मिल रहा है। हमें केवल पशुपालन देखने को मिलेगा, हमें कृषि देखने को मिलेगा, गाय घोड़े आदि हमें देखने को मिलेंगे। सामाजिक क्षेत्र कैसा था? तो जो इंडस वैली सिविलाइजेशन में था, वहां पर सामाजिक क्षेत्र ऐसा था कि वहां पर व्यापार बहुत ज्यादा होता था। तो कुछ का मानना है कि वहां पे व्यापारिक वर्ग का वर्चस्व था, उनकी शक्तियां अधिक थी। कईयों का मानना है कि वहां पर भी कोई पुरोहित वर्ग रहा होगा जो दुर्ग में रहा करता था, या शासक वर्ग जैसा वहां कोई था, लेकिन वो एग्जैक्टली कौन है ऐसा हमें मालूम नहीं चलता। लेकिन वैदिक काल में हमें मुखिया का जिक्र मिलता है, हमें जनस्य गोपा का जिक्र मिलता है, और हमें वर्ण विभाजन भी यहाँ देखने को मिल जाता है। धार्मिक क्षेत्र में इंडस वैली सिविलाइजेशन में हमें पता चलता है कि वो प्रकृति की पूजा करते थे। मंदिरों का हमें वहां पर अभाव मिलता है, हालांकि कुछ मूर्तियां हमें वहां मिलती हैं, लेकिन मूर्ति पूजक वो थे ऐसा बिल्कुल प्रमाणित नहीं होता। देवी जो हमें वहां पर है इंडस वैली सिविलाइजेशन में, वो उसका महत्व ज्यादा दिखता है देवता से, और मात्र देवी लिंग आदि की पूजा वहां की जाती थी। वैदिक एज में भी हमें प्राकृतिक पूजा, प्राकृतिक शक्तियों की पूजा करते हुए लोग दिख रहे हैं। मंदिरों का वहां भी आवाज अभाव है। मूर्ति पूजा यहाँ भी सचेत नहीं दिख रही है, लेकिन यहाँ देवता अधिक महत्वपूर्ण है देवियों से। इंडस वैली सिविलाइजेशन में देवियां महत्वपूर्ण है, लेकिन वैदिक काल में हमें देवताओं की महत्वता यहाँ पर दिखती है। राजनीतिक क्षेत्र में केंद्रीकृत व्यवस्था, मगर प्रधान व शासक वर्ग का पता नहीं। कहा? इंडस वैली सिविलाइजेशन में। और इंडस वैली सिविलाइजेशन को हम केंद्रीकृत क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि बाट, माप, तोल, भारी व्यापार, आंतरिक व्यापार, इस तरीके के प्रमाण जब हमें मिलेंगे, एग्जैक्ट एक जैसे बाट हमें हर जगह मिल रहे हैं, नाप तोल हमें एक जगह जैसे मिल रहे हैं, तो हम कैसा, ईंटें जो है एक एग्जैक्ट नाप की है, वो हम कैसे अंदाजा लगा सकते हैं? इसीलिए मानते हैं कि केंद्रीकृत वहां पर कोई सत्ता रही होगी। और वैदिक एज में प्रधान और राजा और मुखिया जैसे हमें राजनीतिक इकाइयां देखने को मिलती है। वैज्ञानिक और तकनीकी क्षेत्र में जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग थे, वो कांसे और तांबे का प्रयोग जानते थे, मृदभान जो है उनका प्रयोग जानते थे, नियोजित
नगर यानी प्लांट सिटीज वो बनाते थे। जलाशय हमने देखा धौलावीरा में, जलाशय हमें देखने को मिलता है, माप तोल ये सब चीजें हमें वैज्ञानिक और तकनीकी दृष्टि से उन्नत दिखती। तांबा यानी वो अयस्क, तांबा, कांसा और लोहे का प्रयोग हमें मिलता है, रथ वहां मिलते हैं, मृद भान पीजीडब्ल्यू हमें मिलता है, अस्त्र और शस्त्र यहाँ हमें मिलते हैं। दृष्टिकोण क्या बनता है, यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो क्या दृष्टिकोण पैदा होगा। पहला, शांति प्रिय लोग थे। क्यों? क्योंकि व्यापार हो रहा है, आंतरिक व्यापार, बाह्य व्यापार, और जब व्यापार हो रहा है तो व्यापार ऐसे ही स्टेट में, ऐसी कंट्री में हो सकता है जहां पर शांति हो। मान लीजिए किसी देश में, दो देशों में युद्ध हो रहा है तो सारे व्यापारी वहां से भगने लग जाते हैं और व्यापारी अपना पैसा वहां से निकालने लग जाते हैं, अपनी कंपनीज को वहां पे बंद कर देते हैं। और जिस देश में शांति होती है वहां पर लोग समझते हैं कि इस देश में पैसा लगाना बहुत समझदारी वाली बात है, क्योंकि हम मुनाफा ज्यादा से ज्यादा कमा पाएंगे। तो व्यापारी दृष्टि से देखे, व्यापारी क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा थे, व्यापार वहां बहुत ज्यादा, इसलिए वहां पे पता लगता है कि शांति प्रिय लोग थे। और आर्य युद्ध मिल रहे हैं, युद्ध अस्त्र शस्त्र बहुत ज्यादा मिल रहे हैं। लेखन और कला और लिपि, तो कला कैसी थी वहां पर इंडस वैली सिविलाइजेशन में? मूर्ति कला, भवन निर्माण कला उनकी बहुत अच्छी थी। लिपि भी है, हालांकि पढ़ी नहीं गई। और वैदिक एज में ऐसा कुछ भी हमें देखने को नहीं मिल रहा। पहला तो वहां पर भवन, मूर्ति कला, हमें ऐसा कुछ देखने को मिलता ही नहीं है। उत्पत्ति इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो है वो यहीं की ग्रामीण संस्कृतियों से है, और वैदिक एज की जो उत्पत्ति है वो बाहर से आए आर्यों से मानी जाती है। ये हमने पूरा वैदिक काल देख चुके हैं। वैदिक काल में हमने वर्ण व्यवस्था देख लिया, महिलाओं की स्थिति हमने देख ली, हमने धार्मिक क्षेत्र, हमने राजनीतिक क्षेत्र, हमने अर्थव्यवस्था वहाँ पर देख ली, हमने इसकी तुलना इंडस वैली सिविलाइजेशन से और वैदिक एज से हमने इसकी तुलना करके देख लिया। ये सब चीज़ें जो है ये पूरा उत्तर वैदिक आपका यहाँ पर समाप्त हो जाता है। अगली जो क्लास रहेगी उसमें हम लोग एक कल्चर पढ़ेंगे। वो कल्चर इन उत्तर वैदिक आर्यों से ही जुड़ा है, जो कि है पीजीडब्ल्यू, पेंटेड ग्रे वेयर, यानी चित्रित धूसर मृदभान, क्योंकि ये वहाँ पर मिलने वाले सबसे ज़्यादा मृदभान है। और इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों के मृदभान भी एक साथ मिलते हैं, इसलिए बहुत सारे संबंध इनमें स्थापित है, वो हम उन संबंधों को देखेंगे। फिलहाल जो उत्तर वैदिक काल में जो मुख्य मुख्य बिंदु थे, वर्ण व्यवस्था, महिलाओं की स्थिति, राजनीतिक क्षेत्र, धार्मिक क्षेत्र और अर्थव्यवस्था वहाँ पर कैसी थी, प्रशासनिक इकाइयाँ वहाँ पर क्या थी, राजा का कॉन्सेप्ट, और ये सब चीज़ें हमने देख ली हैं। अगली क्लास में हम लोग पीजीडब्ल्यू कल्चर को देखेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।